हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12 यहाँ तक कि सेम यही चीज़ बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट, एमकॉम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में भी सेम यही टॉपिक होता है। तो जो स्टूडेंट पूरी वीडियो को देखेंगे, गारंटी देता हूं कि आपके पेपर से संबंधित जरूर पेपर में पूछा जाएगा। पूरी वीडियो को देखिए। आपके सामने लेसन 2 नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट से नोट्स बनवाया गया है हमारे द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो बनाया है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके पहली वीडियो में जो बताया गया है हमारे द्वारा प्रबंध से आशय, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के कार्य। तो आपको पता होना चाहिए दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। जो व्यक्ति कार्य को करवाता है उसको प्रबंधक कहा जाता है। याद रखना, विशेषता पूरा याद कर लेना, कार्य महत्व याद कर लेना। तो कहा गया है अर्थ व्यवसाय के बदलते स्वरूप और विस्तार के कारण प्रतिदिन अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। व्यवसाय का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। जिंदगी में हमारे हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यवसाय अथवा संगठन के इन समस्याओं के समापन के लिए, व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समझिएगा, व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होगी, दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न होगी, तो व्यवसाय को कैसे चलाना है, व्यवसाय की समस्याओं का समापन कैसे करना है, उसके लिए सिद्धांत की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जिसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। अतः सिद्धांत एक सामान्य दिशा निर्देश है। सिद्धांत क्या है? दिशा निर्देश है सामान्य, जिसका उपयोग व्यवसाय के सफल संचालन में किया जाता है। किसके द्वारा? प्रबंधकों के द्वारा। मैंने लिखा है, पढ़ दिया, समझा दिया, लेकिन फिर से समझ लो। कोई भी व्यवसाय होगा, व्यवसाय में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनके सिद्धांत पर पूरा व्यवसाय चलाया जाता है। सिद्धांत का मतलब नियम कानून बनाया गया है, जिससे समस्या को दूर किया जा सके और व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। परिभाषा दी गई है आपके सामने, याद रखिएगा, एक एक परिभाषा दी गई है। ठीक है। कहा गया है परिभाषा में, प्रोफेसर जॉर्ज आर होना चाहिए, स्टूडेंट ने गलत लिखा है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कहा गया है सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। सिद्धांत क्या करता है? जैसे आप लोग जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री के 3 नियम होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके जो नियम है उसी के बेस पे एंट्री करते हैं। तो सिद्धांत ये जो है, ये उसी सिद्धांत के आधार पे व्यवसाय को हम लोग चलाते हैं। कहा गया है विशेषता में सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता यूनिवर्सल, सार्वभौमिकता मतलब प्रबंध का सिद्धांत कुल लागू होता है, सब पर लागू होता है। याद रखिएगा, सब पर लागू होता है। सामान्य दिशा निर्देश है। क्या है सिद्धांत? क्या है? दिशा निर्देश है, नियम कानून है और कुछ नहीं है। देश कानून पर चलता है, प्रबंध भी कानून पर चलेगा। अभ्यास एवं प्रयोगों का निर्माण, मतलब कि सिद्धांत पर अभ्यास किया जाता है, उससे प्रयोग कहाँ किए जाने हैं उसको लागू किया जाता है। लोचशीलता, लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है कहीं पर पूरा सिद्धांत लागू होता है, कहीं पर अधूरा लागू होता है, मतलब कि इसमें बदलाव होते रहते हैं। लोचशीलता का मतलब अनिश्चित है। सिद्धांत जो है इसके बहुत सारे हैं, अनिश्चित हैं। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महत्व, महत्व के बारे में कहा गया है, किसी व्यवसाय या संगठन में प्रबंध के सिद्धांत को निम्नलिखित महत्व हैं। पहला नंबर, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना। सिद्धांत के माध्यम से प्रबंधक, मैनेजर जो होते हैं, उनको उपयोगी ज्ञान प्रोवाइड कराया जाता है, उनको अच्छा ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद दिया गया है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। संसाधन का मतलब होता है भूमि, श्रम, पूंजी। समझ रहे हैं? भूमि, कोई भी संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी, मशीन, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो इन सारी चीज़ों को लगाया जाता है। तो अनुकूलतम का मतलब होता है आपके पास पैसा है
अनुकूलतम का मतलब होता है कम लागत में अधिकतम उत्पादन करना। प्रभावी प्रशासन, प्रभावी का मतलब जो नियम कानून है उनको लागू कराना। देखो देश जो होता है कानून से चलता है। सरकार का नियम क्या होता है? सरकार का नियम है, जो सरकार का काम है जो कानून बना हुआ है वो देश में प्रभावपूर्ण तरीके से लागू हो, लोग बात को माने। सरकार इसीलिए बनाई जाती है। तो इसीलिए प्रबंध का सिद्धांत बनाया गया है कि प्रबंध का सिद्धांत इसलिए बनाया गया है कि प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करो और लोग उसका पालन करें। जो दूसरे को गोली मार देते हैं इसका मतलब पालन नहीं हो रहा है। किसी का मर्डर हो जाता है तो इसका मतलब कानून का पालन नहीं हो रहा है। कहीं पर प्याज महंगी हो जा रही है, लोग स्टॉक बनाकर रख ले रहे हैं, 80 रुपया किलो प्याज बिकने लगी, इसका मतलब देश के द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं हो रहा है। दाल महंगी हो जा रही है, इसका मतलब कानून का पालन नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, ये सब राजनीतिक परिस्थितियों के लिए, सरकार के लिए होता है। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है संतुलन स्थापित करना। समझ रहे हैं? संतुलन का मतलब न मार काट हो, न मार पीट हो, न गोली चले, ठीक है। अगर जिसके ऊपर चलती है उसको सजा सुनाई जाए। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है समाज में प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति प्रबंध के सिद्धांत के कारण होती है। वैज्ञानिक निर्णय, जो प्रबंध में निर्णय लिए जाते हैं वे वैज्ञानिक होने चाहिए। वैज्ञानिक का मतलब होता है विज्ञान में भूत प्रेत पिशाच का कोई स्थान नहीं दिया गया। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो? अफवाह का कोई वो नहीं दिया गया है। भूत प्रेत और ओझा सोखा, समझ रहे हो ना? इन सब विज्ञान में कोई भी नाम नहीं दिया गया है, कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। कहने का मतलब कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वैज्ञानिक तरीके से लिए जाएंगे। कैसे वैज्ञानिक तरीके से? नियम के अनुसार लिए जाएंगे। बदलते पर्यावरण की आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। पर्यावरण की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, वे प्रबंध के सिद्धांत द्वारा पूरा होंगे। और आपके सामने है प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत में सबसे पहले लिखना है प्रबंध। विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभव एवं शोध कार्यों के आधार पर प्रबंध के सिद्धांत अलग अलग दिए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। पेपर में बहुविकल्पीय के तौर पर पूछा जाता है प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? समझिएगा, प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं। याद रखिएगा, सिद्धांत में क्या क्या है? कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। प्रबंध के सिद्धांत में पहला सिद्धांत कहता है कार्यों का विभाजन कर दिया जाए। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, अलग अलग टीचर को बताया जाता है अलग अलग पीरियड लेना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाना है ना। कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं। एक होता है लेबर का काम, एक होता है लेबर में भी कुशल लेबर, अकुशल लेबर। 2 लेबर होते हैं, कुशल लेबर, अकुशल। कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक। कुशल का मतलब मिस्त्री, अकुशल का मतलब लेबर। लेबर का मतलब जो ईंटा मंगाओ ईंटा लेकर आएगा, गारा मंगाओ गारा लेकर के आएगा, रिंच फाटा मंगाओ वो लेकर आएगा ना। तो लोगों को कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या किया गया है? अधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग अलग लोगों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। अलग अलग लोगों को मतलब अलग अलग श्रमिक को, अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग क्या दिया गया है? अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद कहता है अनुशासन। ये क्या है? प्रबंध के सिद्धांत पेपर में पूछ लेगा तो लिख नहीं पाओगे, याद रखना। लिखोगे तभी जब पढ़े लिखे रहोगे तब। पहला होता है कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन। आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो जो बात बोल दें उसको मान लो, अनुशासन। कह दे अगर कान पकड़ लो तो कान पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। अनुशासन जहाँ नहीं रहता वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, एकदम साफ बात है। जैसे आदेश के एकात्मकता। आदेश के एकात्मकता मतलब होता है आदेश देने वाला कोई एक व्यक्ति हो। पता लगा अगला व्यक्ति दूसरा कोई आदेश दे रहा है। प्रिंसिपल किसी स्कूल में क्यों बनाए जाते हैं? प्रिंसिपल की बात लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उसको आदेश देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आदेश की एकात्मकता मतलब क्या होता है? आदेश एक में एक रूपता हो, ठीक है। अगला है निर्देश। निर्देश में एक रूपता होनी चाहिए। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करना चाहिए। समर्पण मतलब त्याग। अगर हमारे कारण 10 लोगों की जान बच रही हो तो हमारी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारे कारण बच्चे पढ़ ले रहे हैं तो अगर हमारा कोई कुछ छूट जा रहा है, कुछ हमें छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है। कर्मचारियों को पारिश्रमिक। कर्मचारी का मतलब कोई भी संस्था होती है वहाँ पर कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पारिश्रमिक मतलब वेतन, मजदूरी, कमीशन, ठीक है। पता लगा काम करवा लिए और पैसे नहीं दे रहे हो तो क्या लड़कियाँ बच्चा क्या करेंगे? यह है सिद्धांत। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। जगह जगह पर केंद्रीकरण की जरूरत पड़ती है, विकेंद्रीकरण की जरूरत पड़ती है। केंद्रीकरण का मतलब होता है
कुछ ऐसे आदेश जो एक व्यक्ति के हाथ में सीमित होते हैं उसको केंद्रीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे तालक चाबी हमारे पास रहेगा हमारे कमरा की, इसको क्या कहेंगे? केंद्रीकरण कहेंगे। जैसे जहाँ तानाशाही चलती है जिन देशों में, वहाँ पर सत्ता का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। तानाशाह जो कहेगा वही माना जाएगा, मंत्री जो कहेंगे वो ना माना जाए। समझ रहे हैं? सारा उद्घाटन करना हो तो मोदी करें, चाहे चपरासी का उद्घाटन करना हो, चाहे रेलवे स्टेशन का, चाहे मेट्रो स्टेशन का, चाहे हवाई जहाज़ का, वो मंत्री ना करे। देखा क्या बोलेंगे? केंद्रीकरण। भाई सड़क का उद्घाटन करना होगा तो सड़क मंत्री करेगा कि प्रधानमंत्री करेगा? सड़क मंत्री करेगा तो इसको कहेंगे विकेंद्रीकरण। सही है कि नहीं? प्रधानमंत्री हर उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री कर दे तो उसको क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। सभी निर्णय अपने देश में सभी निर्णय प्रधानमंत्री नहीं ले सकता, कुछ निर्णय प्रधानों लेता है। देखो अपने यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है नियम के अनुसार। जैसे प्रधानी अलग चलती है, जिला पंचायती अलग चलती है, सभासदी अलग चलती है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष अलग चलती है, बीडीसी अलग चलती है। कितना चुनाव होता है अपने यहाँ? बहुत चुनाव होता है। इसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सब किसी भी देश को प्रधानमंत्री ही नहीं चला सकता। प्रधानमंत्री अपने स्तर पे सोचेगा, सांसद अपने स्तर पे सोचेगा। सांसद विधायकों होते हैं, प्रधानों होते हैं, वीडीसी होते हैं नहीं? इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सारा अधिकार अपने पास ले लो। विकेंद्रीकरण मतलब सब लोग को कुछ ना कुछ बांट दो। सोपान श्रृंखला, इसमें क्या कहा गया है? सोपान श्रृंखला स्केलर चेन का मतलब होता है जो काम किया जाता है चैन बेस पे किया जाए, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अगला कहता है व्यवस्था का सिद्धांत, कोई भी कार्य होगा उसको व्यवस्थित ढंग से करना है। समता का सिद्धांत का मतलब सबके लिए एक नियम कानून है। ठीक है नहीं? सबके लिए एक नियम कानून है, अलग अलग नहीं है। अगला है कर्मचारियों के कार्यकाल स्थायित्व। कर्मचारियों को ये बताया जाए कि आप 5 साल 10 साल काम करेंगे हमारी संस्था में, तभी आपके यहाँ टिकेंगे, नहीं वो अपना दूसरा जुगाड़ ढूंढते रहेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा। पहल करने की क्षमता का सिद्धांत, पहल की जाती है, आगे कदम बढ़ाया जाता है, लोगों को प्रेरित किया जाता है। सहयोग की भावना का सिद्धांत, समझ रहे हो? सहयोग की भावना का सिद्धांत रहता है इसमें। अब इसमें देखो क्या कहा गया, एक एक चीज़ को बांटा गया है, जो मैंने बोला समझाया। इसमें कहा गया है कार्य विभाजन। पहला सिद्धांत क्या है? कार्य विभाजन। कार्य विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फ्योल का कहना था कि संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए, ना कि एक ही व्यक्ति को कार्य का संपूर्ण भाग सौंपना चाहिए। कार्य विभाजन का यह सिद्धांत तकनीकी एवं प्रबंधकीय दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, हम कॉमर्स पढ़ाने वाले हैं तो हमको कॉमर्स वाला दिया जाए, अकाउंटे वाला, अगले को बिजनेस वाला दिया जाए, अगले को इकोनॉमिक्स वाला दिया जाए ना, समझिएगा। इसको कहते हैं कार्य विभाजन। योग्यता को ध्यान में रखते हुए, रुचि को ध्यान में रखते हुए कार्य को दिया जाना जरूरी है। अगला है कार्य विभाजन का सकारात्मक प्रभाव। कार्य विभाजन के सकारात्मक प्रभाव में कहा गया है इस सिद्धांत के विशिष्टीकरण लाभ होते हैं। इसकी कर्मचारियों में कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जैसे यह सिद्धांत जहां लागू होगा वहां पर स्पेशलिस्ट बन जाता है आदमी, वहां पर क्या बन जाता है? स्पेशलिस्ट बन जाता है उस चीज़ के लिए, और इसके कारण संगठन को लाभ होता है, तो कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। ठीक है। अगला है नकारात्मक प्रभाव। इस सिद्धांत के पालन न होने से विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। अगर यह सिद्धांत नहीं लागू हुआ तो स्पेशलिस्ट नहीं बन पाओगे। जैसे घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, राजगीर होता है, अगर वह सिर्फ घर बनाने का काम करता है तो वह स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अगर वह पेंटिंग वाला भी काम करेगा तो स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा, दो काम में एक में ही हो जाएगा। कर्मचारियों के कार्यकुशलता में कमी होगी अगर यह सिद्धांत नहीं लागू होगा तो वो अपने काम करेगा, दूसरा काम नहीं छुएगा। अगला क्या कहता है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व। यह सिद्धांत आदेश देने एवं लोगों को से आदेश का पालन करवाने की शक्ति से संबंध रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार उत्तरदायित्व के अनुसरण होने चाहिए ताकि कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जा सके और कार्य की अवहेलना करने वाले को दंडित किया जा सके। समझिएगा, अधिकार दिया जाना चाहिए अगले आदमी को। वह काम अगर अच्छा कर दे उसको पुरस्कार दिया जाए, अगर वह काम गंदा करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। उत्तरदायित्व एवं अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव में ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह सिद्धांत समय पर उत्तरदायित्व पूरा करने में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और यह सिद्धांत समय पर उत्तरदायित्व पूरा करने में सहायता मिलेगी। यह सिद्धांत कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि प्रदान करता है।
ठीक है। नकारात्मक क्या होता है? आवश्यकता से अधिक अधिकार दिए जाने पर लोग उसका क्या करते हैं? दुरुपयोग करते रहते हैं। ठीक है। आवश्यकता से कम अधिकार दिए जाने पर उद्देश्य की प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो क्या कहने का मतलब, अधिकार कितने दिए जाने चाहिए? एवरेज में दिए जाने चाहिए। अगला है अनुशासन। यह है सिद्धांत, याद रखना, पेपर में आता है तो लोग भूल जाते हैं सिद्धांत क्या होता है। अनुशासन, इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे नेतृत्व, प्रबंध और श्रमिकों के बीच स्पष्ट समझौता तथा दंड विधान के न्यायपूर्ण प्रयोग एक ही संस्था के अनुशासन का कायम रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अनुशासन का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे नेतृत्व, अच्छे नेतृत्व का मतलब नेता, प्रबंध और श्रमिकों के बीच स्पष्ट समझौता हो जाता है। प्रबंध और श्रमिक का मतलब होता है जो काम करने जाता है। आप हमारे यहाँ पढ़ने आए, हमने फीस बता दिया है आपको, इससे क्या होता है? अनुशासन बना रहता है, बाद में दिक्कत नहीं होती। सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? ख्याति में वृद्धि होती है, संगठन में सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, यह श्रम प्रबंध संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करता है। आगे नकारात्मक में, इसकी अवहेलना करने पर ख्याति में कमी आती है। ख्याति किसे कहते हैं? व्यापार में सामान्य लाभ की अपेक्षा जिसके नाम हो मार्केट में, उसको ख्याति कहते हैं। इसके अभाव में कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आती है, संस्था में अव्यवस्था वातावरण होता है। ठीक है। आदेश की एकात्मकता, मैंने शुरू में बताया था, एकात्मकता का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। अगर दो अधिकारी हैं किसी संस्था में, तो तुम अलग अधिकार काम करने के लिए कहोगे, हम अलग कहेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है ना, फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती। अधीनस्थ किसे कहते हैं? जैसे कोई कर्मचारी है ना, उसके जो नीचे काम करता है उसको अधीनस्थ कहते हैं। अगर दो कर्मचारियों के नीचे, समझिए, दो मैनेजर के नीचे एक अधीनस्थ होगा तो कुछ अगला मैनेजर कुछ और कहेगा, अगला कुछ और कहेगा ना, दिक्कत आएगी। तो अगर एक ही रहेगा तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उत्तरदायित्व निर्धारण करने में सुविधा होती है, सौहार्दपूर्ण जन्म होता है। अगला क्या है? अधीनस्थों की कार्यकुशलता में कमी होती है अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब उत्तरदायित्व वातावरण में कठिनाई होती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी होती है, अव्यवस्था का बोलबाला होता है। निर्देश की एकात्मकता, निर्देश की एकात्मकता का मतलब होता है व्यक्तियों को, समूह को, जिसका उद्देश्य एक समान हो, एक ही मस्तिष्क से एक ही योजना का निर्माण करना है। मतलब एक ही व्यक्ति योजना का निर्माण करे। जैसे तुम्हारे घर में न्योता पड़ा हो, तुम कहोगे पनीर बनेगी, तुम्हारे घर वाले कहेंगे दूसरा कुछ बनेगा ना, गोभी की सब्जी बनेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? हलवाई कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसमें लफड़ा हो जाएगा भैया। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी है सकारात्मक विशिष्टीकरण, लाभ प्राप्त होते हैं, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है क्योंकि सभी कर्मचारियों के उद्देश्य एक होते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, विशिष्टीकरण लाभ नहीं, इसमें क्या होता है? नकारात्मक में विशिष्टीकरण के लाभ नहीं होंगे, संगठन के कार्यकुशलता में कमी होती है, उद्देश्य में कठिनाई होती है। आदेश की एकात्मकता एवं निर्देश की एकात्मकता में अंतर आपको पढ़ लेना है। कहा गया है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। मतलब जैसे होता है ना, अगर हमारे कारण आपका फायदा हो रहा है तो हमको समर्पण कर देना चाहिए, 4 अक्षर ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, यही थे। यह सिद्धांत बड़े उपक्रमों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक संघर्षों को रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सामूहिक हितों की रक्षा के लिए, चाहे इसके लिए व्यक्तिगत हितों की बलि क्यों ना हो, उसको क्या छोड़ देना चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? संस्था को लाभ होने से सभी पक्षों को लाभ होता है। जैसे होता है ना, कंपनी है, कंपनी में लोग हड़ताल करने लगते हैं। हड़ताल क्यों करते हैं? जब उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो पेमेंट का मिलता है, कुछ ना कुछ बढ़ाना होता है, जिससे दोनों का फायदा हो जाता है। नहीं पता लगा दोनों घाटा हो जाएगा। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाएगी, व्यक्तिगत एवं संस्थागत उद्देश्यों का समन्वय बना रहेगा। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी अगर किसी कर्मचारी की बात नहीं मानोगे। व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक उद्देश्यों के बीच तनाव हमेशा रहेगा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, आपको पता होना चाहिए, कर्मचारियों को अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर हम कहीं पढ़ा रहे हैं या आप कहीं नौकरी करने जाएंगे, अच्छा पारिश्रमिक आदमी को नहीं मिलेगा तो आदमी चोरी करेगा, काम चोरी करेगा, जिसे हम करते हैं ना, सीधी सी बात है, काम चोरी करेगा अगर सामने से रिस्पांस नहीं आएगा। जैसे हम क्यों करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, बच्चे कहते हैं गुरुजी आज रहने दो लिखाने के लिए। गुरुजी क्या करें? गुरुजी नहीं लिखाएंगे, हमको क्या करना है? ठीक है नहीं? तो जैसे पैसा वैसे काम, और जैसे लड़कियाँ। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, कर्मचारियों की निष्ठा में वृद्धि होगी, श्रम परिवर्तन की निष्ठा दर में कमी होगी। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का पूर्ण रूप से केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जहाँ तानाशाही चलती है वहाँ सारा अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होता है। वही कहेगा बम छोड़ दो तो बम छोड़ दो, वही जो निर्णय लेगा वही माना जाएगा। इसीलिए भारत में कोई बिल लोकसभा में अगर पास होता है तो उसको रोकने का अधिकार है, विपक्ष को भी है कि आप राज्यसभा में विरोध कर दीजिए। कोई भी
तो राजनीतिक परिस्थितियों में देखिए तो बात की बात है, सत्ताधारी पक्ष कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके करवा लेता है। इसीलिए 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा का, एक होता है विधान परिषद का। दोनों सदनों में बिल पारित होना चाहिए। यहाँ बिल नहीं पारित करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर कहने का मतलब होता है सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, सोपान श्रृंखला ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बारे में आपको पेपर में बहुत मिलेगा। कहा गया है सोपान श्रृंखला में अधिकार उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारियों तक आदेश को एक सीधी रेखा में चलता है। फ्योल के अनुसार इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर और एक क्रम में चलता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसे तोड़ा भी जा सकता है। फ्योल इसे पूल या गैंग ब्लैंक का नाम दिया है इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऊपर ठीक से नहीं बता पाए थे, लेकिन नीचे देखो। इसका मतलब होता है अधिकारी, उच्च अधिकारी निम्नतम अधिकारी को आदेश देगा, उच्चतम अधिकारी निम्नतम अधिकारी को आदेश देगा। कभी कभी ये होता है कि उसको तोड़ा भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? समस्याओं का शीघ्र हल हो जाता है, संगठन में कोई संप्रेषण अंतराल नहीं रहता, सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सोपान श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है नकारात्मक प्रभाव। सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रभाव पड़ता है, नज़दीकी अधिकारियों को अनदेखा करने से संबंधों में बहुत कटुता आती है। और आगे कहा गया है सूचनाओं का समय पर न मिलने से समस्याओं में वृद्धि होती है। व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है? ऐसा सिद्धांत जिसमें संस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को न्यायोचित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। ठीक है, समता का सिद्धांत मतलब सबके लिए कानून बराबर है, न्याय बराबर है, इसको बताया गया है। अगला कहता है अस्थायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यक्षमता में अस्थायित्व होना चाहिए। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा।